सर आपने इंटरव्यू के शुरुआत में बताया था कि हमारी जो स्लीपर्स होती हैं उसका भी असर हमारे नीज पर पड़ता है। तो जो लड़कियां हील्स पहनती हैं, क्या उनके नीज भी खराब हो सकते हैं? 200% हील पहनने से फर्क तो पड़ता है। Okay. अगर आप एक ब्रॉड हील छोटे लेंथ का पहन रहे हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो नी पे कोई अनटूवर्ड डैमेज नहीं होता। बट अगर आप बहुत बड़ा पेंसिल हील पहनते हैं एंड यू कंटिन्यू टू वॉक फॉर आवर्स एंड स्पेशली मिडिल एज और उसके बाद, तो डायरेक्ट इफेक्ट नी पे पड़ता है। और स्पेशली अगर आपको नी का प्रॉब्लम पहले से ही है, सो वो जो हील पहनने वाला जो टाइम है, आई थिंक वो बिल्कुल या तो ना पहने या बिल्कुल मिनिमम टाइम के लिए पहने, जहाँ पर आपका लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेयर क्लाइंबिंग या बहुत लंबा वॉकिंग स्पेशली अनइवन सरफेस पे ना हो। तो मोर और लेस मिडिल एज या एल्डरली एज ग्रुप में, वैसे भी हमने देखा इंडियन पॉपुलेशन उस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा हील्स नहीं पहनती। छोटा जो प्लेटफॉर्म सा हील होता है जो कि आधा 1 इंच तक है, जो कि सॉफ्ट सोल वाला है, वो एक्सेप्टेबल है। दैट इज़ बेटर इवन फॉर द हील प्रॉब्लम्स। और साथ में अगर वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उतने तक का हील वो अलाउड है। ओके सर, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनको अगर उनकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है तो उसके बाद वो अच्छे से अपना गेम्स जैसे क्रिकेट हो गया या अदर स्पोर्ट्स हो गए खेल सकते हैं? सो ये बात बिल्कुल क्लियरली सारे स्पोर्ट्समैन को बताना चाहिए कि जब वो नी रिप्लेसमेंट की स्टेज पे हैं, मोस्टली उनका एज 50-55 प्लस होता है। अब उसमें 2 टाइप के कैटेगरीज हैं, एक लो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, एक हाई कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जहाँ पर धक्का मुक्की और किसी से टकरा के गिरने का चांसेस होता है, वो एक्टिविटीज नी रिप्लेसमेंट के बाद अलाउड नहीं होती है। ऑल्दो हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा है जो चले जाते हैं, उनको लगता है कि मैं कर पा रहा हूँ तो मैं कर लेता हूँ, तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि इससे आपके जो आर्टिफिशियल जॉइंट डाला हुआ है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसका जो लाइफ है, अगर हमने बोला भाई 2 डिकेड्स या उससे ज़्यादा चलेगा, 20 से 25 साल चलेगा, तो उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। वो 10 से 15% कम हो सकता है उसका लाइफ स्पैन। सो कहीं ना कहीं ये जो जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट्स नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए कंफर्टेबल हैं। आप जब 5 किलोमीटर वॉक करिए, आप 2 या 3 फ्लोर ऊपर नीचे करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप 30 ईयर्स भी रेगुलरली इस लेवल ऑफ एक्टिविटी को कर सकते हैं। और लो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की बात करें, भाई कोई पूछता है हम खेल सकते हैं तो क्या खेल सकते हैं? हाँ। आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप टेबल टेनिस खेल सकते हैं, और बैडमिंटन खेल सकते हैं। बैडमिंटन में डबल्स में खेल सकते हैं, बट आप फुल लंज नहीं कर सकते, यानी कि दूर से नीचे झुक के बहुत एग्रेसिव शॉट, बिकॉज लंच तो कर लेंगे। सबसे ज्यादा चैलेंज है कि इन गेम्स में गिरने का रिस्क है। गिरने का रिस्क है तो नी के ऊपर उसके आसपास के लिगामेंट्स में बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कहीं पर भी जहाँ पर फॉल्स ज़्यादा हो, और स्पेशली मिडिल एज के बाद हमारे रिफ्लेक्स भी पुअर हो जाते हैं, और अगर फीमेल्स हैं तो ऑफकोर्स उनको तो और ज़्यादा केयरफुल रहना है, अगर उनका थोड़ा वेट भी अपर साइड पे। तो कहीं ना कहीं ब्रिस्क वॉक हो गया, पार्क में वॉकिंग हो गया, ओपन जिम जो लगे होते हैं वो एक्सरसाइजेज हो गई, स्विमिंग हो गया, टेबल टेनिस हो गया, ऐसे। और आजकल एक छोटा गेम आया पिकल बॉल, वो भी कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट टू एंड फ्रो लेफ्ट राइट नहीं करना है, छोटा कोर्ट होता है। सो आप अपनी बॉडी को कंट्रोल में कर सकते हैं। प्लस शुरू में जब आप स्टार्ट भी करना चाहें तो यू कैन यूज अ नी कैप सपोर्ट जस्ट टू गिव एक्स्ट्रा प्रिकॉशन और प्रोटेक्शन। मतलब कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है आफ्टर सर्जरी। ऑल्सो सर, जैसे अभी आपने बताया था कि आप सर्जरी से पहले भी फिजियोथेरेपीज पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं ताकि वो स्मूथ रहे सर्जरी। आफ्टर सर्जरी भी फिजियोथेरेपी होती है? आफ्टर सर्जरी फिजियोथेरेपी होती है, और वो इनिशियली डेली बेसिस पे कराते हैं। जैसे हमने जो प्रोटोकॉल बना रखा कि भाई जितने टाइम वो हॉस्पिटल में रहते हैं, एवरीडे हम उनको 2 या 3 बार उनको वॉशरूम ट्रेनिंग देना, उठना बैठना, चेयर पे बैठना, बेड पे लेटना, करवट लेना, ये सब सिखाते हैं। जब वो यहाँ से घर जाते हैं तो फर्स्ट 10 डेज हम चाहते हैं कि वो डेली बेसिस पे फिजियोथेरेपी करें, और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी कुछ चीज़ें सिखा देते हैं कि भाई जी, क्योंकि फिजियोथेरेपी तो उनके पास 1 घंटा 2 घंटा होगा, बाकी दिन वो कैसे नेविगेट करेंगे कि भाई वॉशरूम ले जाना है। तो अब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम एक वॉशरूम एक्टिविटी ऐसी है जिसमें कमोड पे थोड़ा लोअर साइड पे होता है, हाइट उसका 15 इंच 18 इंच होता है, तो वो थोड़ा लोअर होता है शुरू में पेशेंट्स के लिए। तो हम उनको एडवाइस करते हैं, कमोड एक्सटेंशन भी लगाते हैं, जिससे थोड़ा उसका हाइट बढ़ जाता है टेम्परेरीली। 1-2 महीने के लिए वो यूज कर सकते हैं, तो उनको उठना बैठना ईजी हो जाता है। प्लस जो थोड़े ओबीस पेशेंट है, हम उनको वॉशरूम में थोड़े से चेंजेस भी बताते हैं, जैसे कि ग्रैब बार होती है। आजकल देखा होगा, सेफ्टी से पेशेंट पकड़ के आराम से बैठ भी जाता है, उठ भी जाता है।
तो अगर वो मेटल की स्टील बार्स लगा देते हैं तो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होता है, कहीं स्लिप ना हो जाए। नहाने धोते टाइम हम चेयर होनी चाहिए जिसपे वो बैठ के नहा सके, वहाँ से निकलते टाइम एंटी स्किड मैट होना चाहिए। ये सब प्रिकॉशंस जो है फॉल्स प्रिवेंट करने के लिए है, बिकॉज फर्स्ट 1-2 महीना हमें ये प्रिकॉशंस फैमिली मेम्बर्स को भी सिखाना पड़ता है। और जब 10 डेज रेगुलर फिजियोथेरेपी हो गया उसके बाद हम उसमें गैप देना शुरू करते हैं, यानी कि अभी डेली कर रहे थे, फिर हम ऑल्टरनेट डे शुरू हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट 10 डेज के बाद हम हफ्ते में सिर्फ 3 बार करते हैं, फिर उसके अगले हफ्ते में सिर्फ 2 बार करते हैं। आइडिया इज कि धीरे धीरे पेशेंट को इंडिपेंडेंट करते जाओ ताकि वो मोस्टली एक्टिविटीज खुद कर सके। एंड आफ्टर 4 to 6 weeks वी आस्क देम टू वॉक एज मच एज पॉसिबल, क्लाइंब स्टेयर्स, डू ऑल एक्टिविटीज। कहीं कोई दिक्कत है तो फिर हम उनको रिव्यू करते हैं। ओके सर, आफ्टर सर्जरीज ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पेशेंट फेस करते हैं और वो थोड़ा डर जाते हैं, जैसे किसी के नीज में ना आवाज़ आने लगती है, थोड़ी कट कट की साउंड आती है, तो वो बहुत ज़्यादा ना डर जाते हैं कि अरे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है नीज में। तो उस कंडीशंस में आप क्या सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को? हर सर्जरी के कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, सो हम ये कहेंगे ऑल्दो नी रिप्लेसमेंट में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेस देन 1% है उसका चांस, बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट लाइक एनी अदर सर्जरी। लेकिन बॉडी में एक फॉरेन मटेरियल डाल रहे हैं, सो एक तो बड़ा स्टेराइल एनवायरनमेंट में हमें वो प्रोसीजर करना चाहिए। कोई भी पुराना इन्फेक्शन सोर्स हो तो वो हमें कंट्रोल करना चाहिए। मान लिया कोई पेशेंट आया है जिसको ऑलरेडी लेग पे कोई इन्फेक्शन है या यूरिन में इन्फेक्शन है या थ्रोट का इन्फेक्शन है, कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन है, तो उस टाइम पे हमें वो सर्जरी नहीं करना है, पहले उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है उस टाइम पे भी आप नहीं करते हो? हाँ, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, कोई फीवर है, कोई इन्फेक्शन है, यहाँ तक कि जब हम हीमोग्लोबिन और वाइट ब्लड सेल चेक करते हैं तो अगर वो हाई है तो हम वेट करते हैं। कोई भी सोर्स फोकस ऑफ डेंटल इन्फेक्शन पहले से है, मान लिया उन्होंने आरसीटी कराना था, वो नहीं कराया, लेकिन यहाँ इन्फेक्शन पड़ा है, तो किसी दिन वही वाला बैक्टीरिया ब्लड से होता हुआ नी में जा सकता है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा इन्फेक्शन पहले से हार्बर है, आपको यूरिन में जलन होता है, आपको पहले कहीं यूरिन में इन्फेक्शन हो चुका है या आपको पेट का कोई इन्फेक्शन है, तो उस टाइम पे हम सर्जरी नहीं कराना चाहिए, पहले उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, फिर प्रोसीजर करना है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए सर्जरी से पहले का। सर्जरी के दौरान भी हम स्टेराइल एनवायरनमेंट में करते हैं और सर्जरी के बाद भी हम कुछ दिन एंटीबायोटिक देते हैं और इस एरिया को डस्ट से और बाकी चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो एक इन्फेक्शन ही एक ऐसा डिजास्टर वाला कॉम्प्लिकेशन है जो हमें हर तरीके से बचाना है, बिकॉज अगर वो इन्फेक्ट हो गया तो वो पेशेंट के लिए बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें हमें पेशेंट बेड रिडन हो जाता है, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है और उसका रिकवरी कभी कभार दोबारा फिर से 1-2 बार सर्जरी का जरूरत पड़ सकता है, विच इज नॉट गुड फॉर दैट एज ग्रुप। तो हमें वी हैव टू टेक ऑल स्टेप्स कि हम इन्फेक्शन कंट्रोल करें। कभी कभार हमें ब्लड क्लॉटिंग का डर होता है, जिसके लिए हम ब्लड थिनर ऑलरेडी देते हैं। कुछ चीज़ों में, क्योंकि इस एज में लोगों की बोन डेंसिटी भी कम होती है, कई बार फ्रैक्चर होने का भी रिस्क होता है। तो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हमारा सर्जरी से पहले का जो तैयारी है उसमें भी सारे फैक्टर्स कवर करते हैं ताकि उस पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और खुदा न खास्ता कभी हो भी जाए तो उसको मैनेज करने के तरीके भी आपके पास हैंडी होनी चाहिए। सर, आफ्टर सर्जरी क्या कोई ऐसे चीज़ें भी होती है कि आपकी स्लीपिंग पोजीशन ऐसी होनी चाहिए, आपकी सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, आप ये सारी चीज़ें भी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स को ये कम्युनिकेशन नहीं होता, तो वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तो सीधा सोने में होते हैं। बट जब वो 2-4 दिन लगातार सीधा सोते हैं तो वो चाहते हैं कि करवट लें। सो उस टाइम हम उनको बताते हैं कि आप लेफ्ट साइड या राइट साइड करवट ले सकते हैं, बीच में पिलो रख के या कोई मोटा बेडशीट रख के, देन दे कैन टर्न टू अ साइड। ऑफ कोर्स शुरू में जो हफ्ता 10 दिन होता है थोड़ा सा उनको सपोर्ट का ज़रूरत होता है, तो घर का कोई फैमिली मेम्बर या कोई अटेंडेंट उनको करवट दिला सकता है। बट वंस स्टिचेस आर रिमूव, जो कि हम 2 से 3 हफ्ते के अंदर करते हैं, उसके बाद वो लेफ्ट सोएं या राइट सोएं या उल्टा सोना चाहें, जैसे भी पोजीशन में वो पहले सोते थे वो अपना उस नॉर्मल उसमें आ जाते हैं। हाँ, उनको एक सेंसेशन, एक फीलिंग जरूर रहता है कि यहाँ कुछ हुआ है, बट जैसे जैसे वो चलते जाता है, जैसे टाइम निकलता जाता है और हीलिंग हो जाता है, तो उनको वो जो फीलिंग है फॉरेन बॉडी वाली वो चली जाती है। और उनका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए? सिटिंग यूजुअली हम जो चेयर भी उनको बताते हैं कि एक तो सोफा ना हो जैसा कि जिसमें धस जाते हैं, फर्म चेयर होना चाहिए, बैक सपोर्ट होना चाहिए, थोड़ा सा चेयर का जो लेवल है थोड़ा हायर अप होना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट 20 इंचेस के आसपास, 1.5 से 2 फुट का हाइट होगा, तो उनको बैठने में भी आसानी होगी और खड़े होने में भी आसानी होगी। तो फर्स्ट 1 मंथ 1.5 मंथ्स कमोड भी एक्सटेंड होना चाहिए और चेयर भी ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा हायर साइड का। ओके सर, ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आफ्टर सर्जरी उनको हेल्पफुल रह सकते हैं उनके लिए? वही फूड आइटम जो हम बात करते थे भी, हमें प्रोटीन अच्छा मात्रा में होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट कम होना चाहिए,
और कहीं ना कहीं कैल्शियम सोर्स, चाहे वो सप्लीमेंट के तौर पे हो, चाहे वो नेचुरल तरीके से मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स में हो, तो हमारा कैल्शियम इंटेक अच्छा हो, हमारा प्रोटीन का इंटेक बेटर हो, क्योंकि हमारा नॉर्मल इंडियन डाइट में प्रोटीन कम होता है, उसको थोड़ा बढ़ाना है। और ऑफ कोर्स ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे हमारा वेट गेन हो, वो अवॉइड करना है। ऑयली, स्पाइसी, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है, क्योंकि हम इनिशियली थोड़ा कम चल रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स भी खा रहे होते हैं, तो हमें एसिडिटी होने का चांस ज़्यादा होता है। और कोई भी पुराना इशू, चाहे डायबिटीज़ चाहे कुछ है, उन सब चीज़ों को आगे भी कंट्रोल करना है, तो उनका मेडिकेशन छोड़ना नहीं है, वो चलता रहेगा। कुछ ऐसे स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स हैं जो आप पेशेंट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे? बस जंपिंग रनिंग नहीं करना है, और थोड़ा सा इसमें ये चीज़ का माइंडसेट रखना है कि ये एक इलेक्टिव प्रोसीजर है, और जिस तरीके से, मतलब इसमें सिर्फ सर्जिकल रोल नहीं है, ये पूरा टीम एफर्ट है। पेशेंट के साथ हमें मिलके इसको करेक्ट करना है। सिर्फ ये कि भाई वो सोचे सर्जरी हो जाए और अगले दिन से मैं सारा नॉर्मल हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। तो इस जर्नी पे पेशेंट को भी इक्वली पार्टनर बनना पड़ता है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल हर हफ्ते का जो चेंज होता है, एवरी वीक वी विल गिव देम मोर एक्सरसाइजेस, तो वो एक इंक्लूसिव अप्रोच रहती है। तो पेशेंट का यूजुअली 2 to 3 months में दे आर ऑन देयर ओन, happily walking without any fear, without any problem, without any pain.